नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। भारत जैसे इस विशाल देश में शायद ही कोई होगा जिसने टाटा का नमक न खाया हो। हम सब ने टाटा का नमक खाया है, बल्कि नमक ही क्या, टाटा की चाय पी है, टाटा की दालें खाई है और भी न जाने कितने प्रोडक्ट। हम सब के अंदर थोड़ा बहुत टाटा जरूर है। उसी टाटा के सर्वे सर्वा रहे रतन नवल टाटा अब हमारे बीच नहीं है। शायद मेरी तरह आपने भी आज दिन भर ये नोटिस किया हो कि सभी लोग ये नहीं कह रहे कि कोई बहुत रईस उद्योगपति हमारे बीच नहीं रहा, बल्कि सब यही कह रहे हैं कि एक बहुत शानदार इंसान अब हमारे बीच नहीं है। जिंदगी हो तो ऐसी ही हो। खबरों की खबर में आज हम बात करेंगे नमक से लेकर कार तक बनाने और हवाई यात्रा कराने वाली ऐसी ही बेमिसाल शख्सियत, भारत के असली रतन टाटा की। कारोबार की दुनिया का ये बिग जेंटलमैन, इसका नाम रतन टाटा था, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा है। इनके कामकाज से इनको सब लोग जानते हैं। मेरी उम्र के लोग जब बड़े हो रहे थे तो हमने कारोबार की दुनिया में दो बड़े नामों को सुना, टाटा और बिरला। उसी टाटा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले भारत के अनमोल रतन को आज हम श्रद्धांजलि देंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को, उनके कुछ खास करीबी लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे सरकार के उस फैसले की जिसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। आज ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा शिंदे सरकार ने 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी है। इसका अब चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कारोबार की दुनिया के सबसे बड़े नाम, या फिर कहें भारत के असली भारत रत्न रतन टाटा की। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है। कल रात लंबी बीमारी के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में दम तोड़ दिया था। वो 86 साल के थे। उनके पार्थिव देह को पहले उनके कोलाबा स्थित आवास ले जाया गया और फिर अंतिम दर्शनों के लिए पहले मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा गया। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उनके भाई जिमी भी पहुंचे। इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा निकली। अपनी ही कंपनी की गाड़ी में उनकी ये आखिरी सफ़र भी पूरा हुआ है। ये तस्वीरें आज शाम के मुंबई की हैं, जब बहुत करीबी परिजनों के बीच में रतन टाटा का अंतिम संस्कार हुआ। पूरा देश उनको याद कर रहा है और पूरे देश की तरफ से आज रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने वालों में राजनेता से लेकर बड़ी बड़ी शख्सियत हस्तियां वहां मौजूद थी, जो रतन टाटा को याद कर रही थी और उनको मिस भी कर रही थी। अपनी ही कंपनी की गाड़ी में उन्होंने अपना आखिरी सफ़र भी तय किया और फिर मुंबई के वर्ली क्रेमेटोरियम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका पारसी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने वालों में देश के हजारों आम और खास लोग मुंबई में पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उनकी लगभग पूरी कैबिनेट रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर मौजूद थी। कारोबार जगत की लगभग हर बड़ी हस्ती भी इस दौरान वहां नम आंखों से विदाई देती रही। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और रतन टाटा के भाई नोएल टाटा समेत पारसी समुदाय तो जैसा पूरा का पूरा वहीं मौजूद था। हर कोई अपनी तरह से रतन टाटा को याद करता दिखा। वो भी जिसने उनके साथ कभी समय गुजारा हो और वो भी जिसने रतन टाटा को सामने से देखा ना हो, लेकिन उनको सुना और पढ़ा ज़रूर हो। मेरी मुलाकात उनसे कुछ साल पहले लंदन में हुई थी। बकिंगम गेट में उनका एक ताज का होटल है, तो मुझे मिले थे और 5-7 मिनट तक बात करते रहे और फिर बोले कि आई लाइक योर कॉमेडीज़, आप आई लाफ व्हेन आई सी यू समटाइम्स, नॉट वेरी ऑफन बट रेयरली आई सॉ 1 or 2 कॉमेडीज़। बट उसके अलावा आई थिंक किसी इंसान को अगर अपना आदर्श बनाना है तो उसमें रतन टाटा सबसे ऊपर नंबर पर आएंगे। Ratan Tata was also involved in the National Sports Club at Worli, and there was a mess in the accounts, and I was at that time practicing as a chartered accountant. I was not with Tata, I was independently practicing, and I was asked to go to National Sports Club
to find out the problem. And in a matter of days, I almost in one day I found out what the problem was and solved it. So then he called. This is the first, I'd never met him. So he called me in Bombay House and he thanked me and he said, "You have done a brilliant job." मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो जिंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। मेरे पूज्य पिताजी और रतन टाटा जी का संबंध था। मुझे याद है 10 साल की उम्र में मैं पहली बार उनसे मिला था। 40 साल का ये संबंध रहा है। सदैव उनका बर्धस्त, उनका मार्गदर्शन और उनका प्रेम मेरे साथ रहा है। 2016 में सिंधिया स्कूल के वार्षिक उत्सव में हमने उनको आमंत्रित किया था और उस दिन में भी हर एक बच्चे के दिल को छूने की क्षमता उनकी थी। 80 साल की उम्र के व्यक्ति के साथ लोगों की कतार लग गई थी फोटो लेने की, ऑटोग्राफ लेने की। हर बच्चे के प्रदर्शन के बारे में पूछते थे, प्रश्न पूछते थे। I knew him personally for a long time. He was simple, straight, a man of integrity, care for employees. It was very high in his case, and he was a true Tata. I come from a place known as Hubli and my college is BVB College of Engineering. I said, "Sir, you should come once to my college. It means a lot to our students." I thought he will not come because number one was he was very busy. Second thing is a small town, whether he will be able to make it or not. He did come, spend a day there. And that time I realized he is extremely simple and all students, mobbed him and he was never annoyed. We have never seen Jamshedji Tata, Dorab Tata. People he knew about or written about them, they were very simple men of integrity. But in my life I met him, this man of integrity, simplicity, care for others, compassionate, always care for others. May I only pray, may his soul rest in peace. He was a legend, there was an era, it was the end of an era for me. जो भी कभी रतन टाटा से मिला होगा उसके पास उनसे जुड़ी एक ख़ास कहानी होगी ही। रतन टाटा थे ही इतनी आयामों वाले व्यक्तित्व। उनके व्यक्तित्व में अद्भुत विरोधाभास भी था। कारोबार की दुनिया में उनकी शख्सियत जितनी ऊंची थी, उनका घर उतना ही छोटा और साधारण। उनका ओहदा जितना ऊंचा था, उनकी आवाज़ और सलीका उतना ही विनम्र। सादा जीवन, उच्च विचार की धारणा के वो जीते जागते उदाहरण थे। जहां कारोबार में कुछ करोड़ रुपए आने के बाद लोग ज़मीन खोने लगते हैं, वहाँ रतन टाटा अरबों खरबों का साम्राज्य होने के बावजूद मुंबई की चमक दमक से दूर एकांत पसंद व्यक्ति रहे। उन्हें अपना समय अपने घर के 2 प्यारे कुत्तों के साथ बिताना अच्छा लगता था। उनका ये घर कई आवारा कुत्तों का भी घर रहा। आवारा कुत्तों के प्रति यही प्यार था कि उनके कॉरपोरेट दफ्तर और ताज के लग्जरी 5 स्टार होटलों में भी आवारा कुत्तों को उतने ही प्रेम से रखा जाता था। जब रतन टाटा के हजारों चाहने वाले उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने मुंबई के NCPA पहुंच रहे थे, तो एक ऐसा भी आगंतुक था जिसे टाटा ने नई जिंदगी दी थी। ये था टाटा का बेहद प्रिय कुत्ता जिसका नाम है गोवा। कभी गोवा की यात्रा के दौरान ये कुत्ता उनके पीछे पीछे आ गया तो रतन टाटा उसे अपने साथ मुंबई तक ले आए और अपने घर में रख लिया। रतन टाटा को आखिरी बार निहारने के लिए उसे भी NCPA लाया गया। ये एक बहुत भावुक लम्हा था। जानवरों से प्यार करने वाले रतन टाटा अक्सर घायल आवारा कुत्तों की मदद करते थे और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लोगों से उन्हें अपनाने की अपील भी करते थे। उनका टाटा ग्रुप सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर के तौर पर जाना जाता है, जिसमें 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं, 6.5 लाख से ज़्यादा लोग जहां काम करते हैं, जिसका सालाना राजस्व $100 अरब से ज़्यादा रहा। रतन टाटा ने 2 दशक से ज़्यादा समय तक टाटा ग्रुप को चमकाया, उसे देश के हर दिल में पहुंचाया, दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया। 1991 में JRD टाटा ने जो बड़ी विरासत उन्हें सौंपी, उसे रतन नई ऊंचाइयों तक लेकर गए। उसकी हदों को उन्होंने बेहद कर दिया। दुनिया के हर कोने में टाटा की धमक आज सुनाई देती है।
155 साल पुराने टाटा ग्रुप की नींव जमशेद जी टाटा ने रखी थी, जिसे टाटा परिवार ने आगे बढ़ाया। रतन टाटा उस परिवार के सबसे चमकदार रत्न बनकर उभरे, जिन्होंने पारंपरिक गरिमा को भी बनाए रखा और आधुनिकता को भी पूरी तरह अपनाया। 1937 में एक पारसी परिवार में जन्मे रतन टाटा ने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री ली थी। अमेरिका में 7 साल के उस प्रवास में ही उन्होंने कार चलानी सीखी, विमान उड़ाना सीखा। उस दौरान ही उनके कई ऐसे अनुभव रहे जिनमें वो मौत को बस छू कर निकले। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कॉलेज की पढ़ाई के दौरान एक बार हेलीकॉप्टर उड़ाते समय उनका एक इंजन खराब हो गया था। 2 बार विमान उड़ाते हुए उनके इंजन फेल हो गए और उन्होंने जैसे तैसे वो विमान उतारा। उड़ान का वही अनुभव रहा कि बाद में उन्होंने अपनी कंपनी के बिजनेस जेट भी उड़ाए। 1962 में अपनी दादी लेडी नवाजबाई के बीमार होने पर वो भारत लौटे। तभी उनके एक रिश्तेदार जे.आर.डी. टाटा ने उन्हें टाटा ग्रुप में शामिल होने के लिए कहा। रतन टाटा जे.आर.डी. को अपना सबसे बड़ा गुरु मानते थे। जे.आर.डी. टाटा ने उन्हें सिखाया कि कैसे ज़मीन से आसमान तक का सफ़र तय किया जाता है। रतन टाटा को सबसे पहले जमशेदपुर स्टील प्लांट भेजा गया, जहां उन्होंने एक फैक्ट्री के फ्लोर पर कुछ साल बिताए और पहली नौकरी की। फिर वो मैनेजर के टेक्निकल असिस्टेंट बने। 70 के दशक में उन्होंने टाटा ग्रुप की 2 बीमार कंपनियों का जिम्मा उठाया। एक रेडियो टीवी बनाती थी और दूसरी कपड़ों के कारोबार में थी। रेडियो टीवी बनाने वाली कंपनी को वो मुनाफे में लेकर आए और कपड़ों की कंपनी के साथ उनका अनुभव मिला जुला रहा। करीब 50 साल तक टाटा ग्रुप को चलाने के बाद 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को अपना वारिस नियुक्त कर दिया। ऐसा करते वक्त उन्होंने कंपनी की कई बड़ी हस्तियों के ऊपर रतन टाटा को चुना था। रतन टाटा ने बाद में बताया कि उस चुनाव के लिए जे.आर.डी. टाटा की काफ़ी आलोचना हुई। कई लोगों ने कहा कि जे.आर.डी. ने भाई भतीजावाद किया और उन्होंने गलत चुनाव किया है। लेकिन फिर रतन टाटा ने अपनी मेहनत और कामयाबी से अपने उन सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। टाटा के मुख्यालय बॉम्बे हाउस में उनका काम आसान नहीं रहा। जे.आर.डी. टाटा के खासम खास कई लोग जो टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों के सबसे बड़े दिग्गज थे, उनमें से कई को टाटा ने एक एक कर विदा किया। टाटा स्टील के रूसी मोदी, टाटा केमिकल्स और टाटा टी के दरबारी सेठ और इंडियन होटल्स के अजीत केरकर को धीरे धीरे रतन टाटा के लिए रास्ता छोड़ना पड़ा। रतन टाटा की अगुवाई में टाटा ग्रुप एक ग्लोबल ब्रांड के तौर पर उभरा और कंज्यूमर गुड्स पर उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रहा। उनकी कई कंपनियों के विज्ञापन आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर जैसे छाए हुए हैं। बेवकूफ लड़की। शट अप। ये क्या तमाशा है? देखो, ये है जाना माना टाटा नमक। नमक को टाटा का टाटा नमक, नमक को टाटा का टाटा नमक। टाइटन, प्यार के बाद सबसे प्यारा उपहार। Tata Sierra, it takes the rough. और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, हम सब में थोड़ा थोड़ा टाटा ज़रूर है। रतन टाटा ने अपने दौर में टाटा ग्रुप का बहुत तेज़ी से विस्तार किया। दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदा। स्टील निर्माण से जुड़ी एंग्लो डच कंपनी कोरस और ब्रिटेन के कार ब्रांड जगुआर लैंड रोवर जो उनके सबसे खास अधिग्रहण रहे। कोरस के साथ उनका अनुभव खास नहीं रहा, लेकिन जगुआर लैंड रोवर का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। और जब इन कंपनियों का टेक ओवर रतन टाटा ने किया, उस वक्त ये कंपनियां, चाहे वो कोरस हो या जगुआर हो, वो टाटा कंपनी से कई गुना बड़ी कंपनियां थीं, उसको उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया। सन 2000 में टाटा ने टेटले को खरीदा और दुनिया की सबसे बड़ी चाय कंपनी वो बन गई। किसी भारतीय ब्रांड के द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड को खरीदने का वो सबसे बड़ा फैसला रहा। देश में भी उन्होंने भारतीयों के सपनों को पंख लगाने में कसर नहीं छोड़ी। ये तस्वीरें बहुतों को याद होंगी। भारत और भारतीयों के लिए उनका प्यार ही था कि उन्होंने अपने एक सबसे प्यारे प्रोजेक्ट के तहत 2009 में नन्ही सी नैनो कार बनाई।
बड़े ज़ोर शोर से उसको लॉन्च किया। ये अलग बात है कि भारतीयों ने उनकी इस पेशकश को उतना प्यार नहीं दिया। उनका मकसद था कि 1 लाख से कम रुपए की कार बनाई जाए ताकि आम हिंदुस्तानी का अपनी कार का सपना पूरा हो सके। लेकिन कारों की दुनिया की होड़ में उनकी ये पेशकश कुछ खास मुकाम हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि कभी भी ये कार 1 लाख रुपए से कम में नहीं मिल पाई। लेकिन नैनो ने अपनी पहचान और अपना नाम ज़रूर बनाया। उसकी चर्चा हर जुबान पर छाई रही। टाटा ने बाद में माना कि नैनो ब्रांड को दुनिया की सबसे सस्ती कार के तौर पर प्रमोट करना उनकी सबसे बड़ी गलती रही। उन्होंने कहा कि लोग ऐसा दिखाना नहीं चाहते कि वो दुनिया की सबसे सस्ती कार में चला रहे हैं या कार में बैठे हुए हैं। उनकी शख्सियत के कई पहलू उनके दौर में हुई बड़ी बड़ी घटनाओं में दिखते रहे हैं। आपको याद होगा 26 नवंबर 2008 को मुंबई पे हुए आतंकी हमले के दौरान टाटा का 5 स्टार होटल ताज महल पैलेस उन 2 लग्जरी होटलों में से एक था जो हमले का शिकार बना था। मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, एक अस्पताल और एक यहूदी कल्चरल सेंटर भी हमलों का निशाना बना था। ये दौर रतन टाटा के लिए काफ़ी कठिन रहा। करीब 60 घंटे तक चले उस मुंबई हमले में मारे गए 166 लोगों में से 33 ताजमहल पैलेस होटल में मारे गए थे। मरने वालों में होटल के 11 कर्मचारी भी थे। टाटा ने प्रण लिया कि हमले में मारे गए और घायल कर्मचारियों के परिवारों को वो अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने उनके परिवारों को जो मुआवजा दिया वो उनके परिजनों की बची हुई नौकरी में मिलने वाली तनख्वाह के बराबर रहा। अपनी कंपनी के कर्मचारियों को उन्होंने पूरी तवज्जो दी। पुणे की अपनी एक फैक्ट्री में हड़ताल के मुद्दे पर रतन टाटा ने पत्रकारों से कहा था कि शायद हमने अपने कर्मचारियों को बहुत हल्के में ले लिया। हमने ये सोच लिया कि हम उनके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, जबकि शायद हम ऐसा नहीं कर रहे थे। एक छोटे कर्मचारी के साथ उन्हें व्यवहार में बिल्कुल भी रौबदार नहीं था। वो बड़े से बड़े दिग्गज को भी साधना बहुत आसानी से जानते थे। अपने करियर के अंत में रतन टाटा एक विवाद से सुर्खियों में आए जब अक्टूबर 2016 में साइरस मिस्त्री को हटाने के बाद वो टाटा सन्स के अंतरिम चेयरमैन के तौर पर लौटे। साइरस मिस्त्री के साथ मैनेजमेंट को लेकर वो विवाद शायद उनकी ज़िंदगी का एकमात्र ऐसा विवाद था जो काफ़ी कटु रहा। लेकिन टाटा सन्स की बेहतरी के लिए वो उस उम्र में वापस लौटे जब बाकी लोग रिटायरमेंट के भी 15 साल काट चुके होते हैं। अंत में एन चंद्रशेखरन को उन्होंने टाटा ग्रुप की कमान सौंपी, जो उससे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के सीईओ थे। टीसीएस आज भी भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड है, जिसने सॉफ्टवेयर की दुनिया में भारत को महारत दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। रतन टाटा ने अपनी कंपनी के मुनाफे को कारोबार के जरिए तो देश के विकास में लगाया ही, मानव कल्याण के कामों में भी वो कभी पीछे नहीं रहे। स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और पशु प्रेम जैसे क्षेत्रों में उनका विशेष ध्यान रहता था। नए आइडिया वाले युवाओं को पहचानना जानते थे। आपके पास अच्छा आइडिया हो तो रतन टाटा हमेशा आपके साथ होते थे। जितना लिखा जाए उनके बारे में कम लग रहा है। सुनते हैं उन्हें श्रद्धांजलि देते वक्त आज कुछ और हस्तियों ने कैसे रतन टाटा को असली भारत रत्न बताया। रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है, उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। He was a man ahead of his times. He took the Tata Group abroad in a way. I mean, today there's a sort of a global there's a global recognition of Indian industry. स्वर्गीय रतन टाटा का जीवन अपने आप में एक पूरे विश्वविद्यालय के समान, जिन्होंने जीवन में बड़े सपने देखे और सपने नहीं देखे उनको पूरा करके भी देखा। I think whenever the economic history of modern India is written, I would feel that a full volume will not be enough.
to describe his achievements. बहुत ही रेयर किस्म के इंसान, हम सब उनको बेहद मिस करेंगे, बेहद मिस करेंगे। वो ट्रू टाटा थे, लोगों के बारे में मदद करने के लिए, लोगों के बारे में सोचने के लिए। रतन टाटा की शख्सियत पर बात करने के लिए हमारे साथ टाटा ग्रुप की कंपनी TCS के पूर्व CEO सुब्रमण्यम रामादोराई साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। हम सब के बीच रतन जी नहीं रहे, टाटा साहब नहीं रहे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने तो बहुत क्लोजली काम किया है। हम लोग तो उनको टीवी पर, अखबारों में जानते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख पाते थे थोड़ा बहुत, वैसे ही वो शर्मीले स्वभाव के थे, इंटरव्यूज़ नहीं देते थे। आप कैसे याद करना चाहेंगे? कोई वाकया बताना चाहें जो आपके साथ बहुत ही पर्सनली आपने कभी कुछ शेयर किया हो रतन टाटा के साथ? नमस्कार। आज हम लोगों के लिए बहुत ही इमोशनल दिन है। जब 50 से ऊपर साल उनके साथ रहे, उनके साथ सीखे, उनके साथ काम किए, उनके साथ इनोवेशन और ग्रुप को आगे लेके गए, तो उसके बारे में हम एक दो चीज बोलना चाहता हूँ जी। One is absolutely the remarkable decisions all of us took together to list Tata Consultancy Services in the year 2004. जब ये पब्लिक लिस्टिंग हम चाहते थे, जो कम्युनिटी, सिटीजन्स, रिटेल इन्वेस्टर्स को तरक्की करे और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी लाएंगे, और मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर साइमल्टेनियसली हम लोगों ने IPO किया था। ये IPO में इसका इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि अनलॉकिंग द वैल्यू ऑफ दिस क्राउन ज्वेल इन द हिस्ट्री ऑफ टाटास, $1 billion we raised at 14% dilution, which was one of the largest IPO in the country at that time. The number of investors were 1.1 million, which was again one of the highest in the country, and we listed it at 850 rupees a share, of which the price today after 20 years is 35,000 rupees per share, the same 850 rupees per share. This is what Mr. Tata and all of you wanted, where the citizens should benefit, the community must benefit. In the true tradition of Tata, it is one of the moments which I can never forget because I was a part of that journey along with my senior colleagues. राइट। रामादोराई साहब, एक चीज़ बताइए, हम लोग आज न्यूज़ रूम में जब चर्चा कर रहे थे कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच में नहीं है, छोटी छोटी बातें उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ वहाँ से सुन रहे हैं, जान रहे हैं। अब क्या रतन टाटा गुस्सा करते थे? क्योंकि मुझे तो कोई छवि याद नहीं है कि जहाँ वो नाराज़ हो। वैसे आपने जैसे स्टार्ट किया था कि वो काफ़ी शाई थे। टाटा ग्रुप एज सच इज जनरली ए शाई ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग पहले काम करते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। वो खाली मार्केटिंग नहीं करते हैं, मार्केटिंग की जब जरूरत है तभी हम बात करते हैं। विद द रिजल्ट द क्वालिटी ऑफ द वर्क वी हैव डन इज लॉट मोर इम्पोर्टेंट। सो गुस्सा माने इट इज अ कंबाइंड एक्टिविटी वेयर द लीडरशिप एंड द टीम आर टुगेदर। जब वो नैनो का लॉन्च हुआ था, जब अफोर्डेबल कार फॉर द मासेस वाज थॉट थ्रू, के इंजीनियरिंग जो लाए थे उसमें बहुत ही कठिन problems were there, and the only way it could happen was to put the deadline with regard to when we are going to launch the car and how the team has to work backwards to make that happen. उसमें एक दो चीज गुस्से होते थे, वो जेस्चर से बताते और एक्चुअल गुस्से नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने जब IPO किया था, उन्होंने बोला कि the first quarter after the IPO was done, we had to publish the result on a certain date, which was to start with an impossible task. But it was absolutely clear, either you do it and we better work together to make it happen. Even though we worked 18 to 20 hours a day with the auditors also working with us, we achieved the impossible. Within the first 16 days of the quarter ending, we published the results.
no other person was more happy than that, because he kept on raising the bar, and if we had any hesitation, he would get annoyed but not angry. राइट मिस्टर रामादुरई, ये भी आपसे हम समझना चाहेंगे। मैंने पहली बार सुना जब उन्होंने टेटले को टेक ओवर किया कि इंडियन ब्रांड एक इतने बड़े ब्रांड को, इंटरनेशनल ब्रांड को अपने से कई गुना बड़ा उसको टेक ओवर कर रहा है। फिर जगुआर की डील हुई, वो भी टाटा से कई गुना बड़ी कंपनी। ये जो फैसले थे रतन टाटा के कि आपकी पॉकेट में 100 रुपये हैं लेकिन आप 1000 रुपये की चीज़ खरीदने जा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको हम ऐसे बोलते हैं कि one of the critical slogans of Mr. Tata and all of us was dare to try. It means आप जब तक कोशिश नहीं करते हैं और बार को ऊपर उठाते रहते हैं, तब तक हम ट्राई भी नहीं कर सकते हैं और सक्सेस भी नहीं पा सकते हैं। When you have to do the impossible thing, we had to work as a team in a very collaborative mode and bring the best capabilities and the competency to the problem. You're clear about the outcome, but you have to take the journey so well with the process, with the governance, and with the kind of passion, then it happens. So every impossible act that has been formed in the world, and more importantly in our group which we are a part of, you do the impossible by making it possible and making it trying and then collaborating. This was the mantra. राइट आपको ड्रीमर होना चाहिए, आपको विजनरी होना चाहिए, और वो सब चीज़ें रतन टाटा में दिखती हैं। आखिरी सवाल के तौर पर जानना चाहूँगा, उनका जो ह्यूमैनिटी वाला एस्पेक्ट है उनकी पर्सनालिटी का, हम्बल, डाउन टू अर्थ, बहुत ही पेट्स के लिए उनके मन में प्यार, डॉग्स के लिए उनके मन में प्यार, फ्लाइंग का शौक़ उनको, म्यूज़िक का शौक़ उनको, उस बारे में आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, वो जब अभी टाटा एडवांस सिस्टम हम लोगों ने बनाया था और बोइंग के साथ कोलैबोरेशन किया था, लॉकहीड मार्टिन के साथ कोलैबोरेशन किया था, उसमें टाटा ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो F-18 को पायलट कर सकते हैं, which is again a very dare to try and impossible act at his age to follow. But here is the man who did that and made it possible to show, if I can do it, all of you can do it. That's the kind of energy we all got. We all have a DNA where we show by doing rather than by claiming that we can do it. That's the one we would like to remember about him, and his ability to challenge and encourage and be a part of that journey, and that's what we pass on to our others. आज हम उनको ऐसे ही याद भी कर रहे हैं कि हम सब में, क्योंकि हम सब ने टाटा का नमक खाया है, थोड़ा बहुत टाटा हम सब के अंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया रामादुरई साहब फॉर टेकिंग अस टाइम फॉर अस। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। गुड नाइट सर। नमस्कार। गुड नाइट। थैंक यू। रतन टाटा सोशल मीडिया पर भी थे, लेकिन हाल के दिनों में उनके इंस्टाग्राम पोस्ट कम होने लगे थे। इस साल महीनों तक उन्होंने कोई पोस्ट नहीं की, लेकिन जुलाई में उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर सेल्फ एग्जामिनेशन से जुड़ी जागरूकता का वीडियो शेयर किया, जिसमें जाने माने शेफ संजीव कपूर भी दिखे। संजीव कपूर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजीव जी, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। इंस्टाग्राम पे थे रतन टाटा, लेकिन बहुत पोस्ट कर रहे थे। 8 जुलाई को उन्होंने एक पोस्ट किया, उस पोस्ट में आप दिखाई देते हैं। एक विज्ञापन है, एक फिल्म है, उसमें आप भी, मैं आपको भी संजीव देख पा रहा हूँ। क्या रिश्ता था आपका रतन टाटा से और टाटा ट्रस्ट के साथ? देखिए, मेरा टाटा ग्रुप के साथ में बहुत पुराना रिश्ता है, बचपन का रिश्ता कहूँगा, क्योंकि मेरे पिताजी कहा करते थे वो स्टेट बैंक में काम करते थे, नौकरी करते थे, और मैं बच्चा जब था तब भी वो शेयर्स वगैरह इन्वेस्ट करते थे। और उस समय उन्हें, मुझे याद है, कहा कि बेटा कभी शेयर्स खरीदो ना बड़े होके तो टाटास के लेना। उस समय रतन टाटा जी का तो हमें नाम नहीं पता था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो एक ही जो चेहरा नजर आया वो रतन टाटा जी का हुआ। उसके बाद में मेरी पहली जो एड थी खाना खजाना शुरू होने के बाद में, वो टाटा नमक की थी, टाटा सॉल्ट की थी। और उसके बाद मेरी बहुत सारी चीज़ें जो हैं टाटास के साथ में मैंने की। और काफ़ी टाटा संपन्न का जब से लॉन्च हुआ, मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। टाटा दाल का, इंडियन होटल्स जो हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड होटल्स का है, स्टारबक्स के साथ में मेरा रिलेशनशिप रहा है। तो हमेशा ही कुछ ना कुछ, जब कोविड आया तो उस समय हमने इंडियन होटल्स के साथ, ताज ग्रुप के साथ में, मेरे मित्र हैं पुनीत चटवाल जी, उनके साथ में मिलकर हमने एक मुहिम शुरू की कि जितने मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनको हम खाना खिलाएं।
और खाना खिलाने का मतलब ऐसा हम 150 लोगों की बात नहीं कर रहे थे, हजारों लोगों को हर रोज पूरे भारतवर्ष में खाने की बात हमने शुरू की और करीब 50,000 लोगों को हर रोज खाना हमने देना शुरू किया। और उसमें छोटे से शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये सब करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, इकट्ठे करने पड़ेंगे जितने हम कर सकते थे। दोस्तों यारों से मिलके सब कुछ खुद किया, सारा कुछ किया। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि हमारी हिम्मत थोड़ी परस्त होने लगी। उस समय टाटा ट्रस्ट जो है वो फॉरवर्ड आए और उन्होंने उसमें बहुत सारा कहा कि आप घबराइए नहीं, आपको जितना आप कर सकते हैं आप कीजिए, हम हैं आपके साथ में। तो ये जो कंपैशन है, ये रतन टाटा जी के नेतृत्व में मैं कहूँगा हमेशा से वो रहा। हाल ही में मेरे पास एक टाटा अवेयरनेस, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर एक मुझे कहा गया कि क्या मैं एक फिल्म में उनका काम कर सकता हूँ और मैं क्या ये इसमें भाग लूंगा। तो मैंने बिल्कुल खुशी खुशी कहा और वही वीडियो उन्होंने शेयर भी किया जिसमें हमने जो महिलाएं हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर को वो देख सकें, पता कर सकें कि किस तरह से गांठ जो है वो कैसे आप देख सकते हैं। उसके ऊपर वो पूरा का पूरा वीडियो था जो उन्होंने भी शेयर किया। और मैं तो कहूँगा कि बचपन से लेके आज तक मैं जितनी बार, चाहे मैंने उनको दूर से देखा, चाहे नजदीक से देखा, चाहे मैं मिला, हमेशा कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर ही मैं उनसे आगे बढ़ा हूँ और प्रेरणा का स्रोत रहे हैं मेरे लिए। तो बहुत दुखद दिन है आज हम सब के लिए, मेरे लिए खास तौर से, क्योंकि मेरे पिताजी हैं, उनकी मृत्यु करीब 20 साल पहले हुई थी और ये रतन टाटा जी करीब उन्हीं के उम्र के थे। तो मुझे लगता है कि एक बार एक और पिता मैंने खो दिया। संजीव जी, ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि रतन टाटा के साथ आपकी कोई ऐसी याद जो आज आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? देखिए, मुझे याद है पहली बार जब मैं मिला तो नहीं कहूँगा, जब देखा था एक मुंबई में यूएस क्लब में, बहुत बहुत पुरानी बात है और मैं थोड़ा फेमस होना शुरू हो गया था। तो लोग मुझे पहचानने लगे थे और मुझे उस समय समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसको कैसे संभाला जाए। क्योंकि काफी लोग मिलते थे, वो कहते थे कि आप ऐसा मत करिए, आप लोकल ट्रेन में नहीं जा सकते, अब आप ऐसे कपड़े पहनेंगे, आप ऐसे कार में बैठेंगे, आप ये नहीं कर सकते, आप वो कर सकते हैं। तो मेरे अंदर एक युद्ध सा चल रहा था कि मैं अपने आप को किस तरह से मैं बताऊं, किस तरह से देखूं। लेकिन जब मैंने उनको देखा तो वो अपने कुत्ते के साथ में बैठे हुए थे एक बेंच के ऊपर यूएस क्लब में, मुझे अभी भी याद है, और वो एकदम मस्त थे। बहुत बड़े आदमी थे, उस समय चेयरमैन वो बन चुके थे और उस समय कोई उनके आसपास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, कोई भीड़ वाला नहीं था, वो अपने में इतने खुश दिख रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं क्यों अपना इतना सोच रहा हूँ कि मैं क्या बन गया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मुझ में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, मुझे अपने को बिल्कुल धरती पे ही रखना चाहिए। और वो शुरुआत जब वहां से हुई, आज भी मैं कहूँगा वो प्रेरणा का स्रोत है कि आज भी मैं कहीं जाता हूँ तो मैं कहता हूँ नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे आसपास कोई जरूरत नहीं है, मेरा बैग उठाने के लिए कोई जरूरत नहीं है मुझे। तो चाहे वो जो पहली मैं कहूँगा दूर की मुलाकात ने मुझे इतना प्रेरित किया, तो ये जितनी बार मैं कहूँगा मैं मिला, कुछ ना कुछ नया सीखने को। बहुत ही दिल को छूने वाली आपने कहानी बताई संजीव जी, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी, हम सबको सीखना चाहिए इससे। टाटा ग्रुप और रतन टाटा को लेकर अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि रतन टाटा चले गए, एक बड़ा सा वैक्यूम, खालीपन दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर मैं उनके बारे में कहूँ तो मतलब टाटाज में कहें तो जो उन्होंने पूरी पहचान दी और उसको पूरा सॉलिड तरीके से निभाया, तो
ट्रस्ट जिसको कहा जाए, विश्वास जिसको कहा जाए, वो टाटा का मतलब विश्वास, टाटा का मतलब ट्रस्ट, और उसके साथ साथ पर्सनालिटी, उनकी जो ह्यूमिलिटी है वो उनकी मतलब एक पहचान बनी। तो उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि उनकी जो दूरदर्शिता थी, जो विजन, कोई चीज में विजन जो है बहुत बहुत जरूरी होता है। तो वो एक बहुत बड़ा विजन, और उसके साथ साथ कंपैशन, दूसरों का ख्याल, मानवता का ख्याल, और मानवता में मानव नहीं, पशु पक्षी भी उसके अंदर आ जाते हैं। तो उनका ख्याल, ये अगर चार चीजें मैं देखूं तो मैं हमेशा हर चीज में मुझे अभी भी याद है कि जब टाटा की ब्रांड एम्बेसडर की बात मुझसे हुई तो मैंने कहा आप मुझे क्यों लेना चाहते हैं, टाटास का तो खुद का नाम इतना ट्रस्ट का मतलब है। कहते हाँ, लेकिन खाने में आपका ट्रस्ट जो है वो अभी टाटा को वहां तक पहुंचना है। ये जब मैंने मतलब अगर आप किसी में टाटा के आप किसी के मुंह से सुने तब तो आपको लगता है कि देखिए कितनी बड़ी बात है, कि कितना बड़ा मान आपको मिल रहा है, चाहे आप कितने छोटे हैं लेकिन आपको इतना बड़ा मान दिया जा रहा है। तो जिंदगी में मैंने सीखा कि आप कहीं भी पहुंच जाएं, अगर किसी को आप हाथ पकड़ के बड़ा कर सकते हैं तो हमेशा करते रहें। आप कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन आप हमेशा अगर छोटे बन के दूसरों को बड़ा बनाएंगे तो बड़प्पन उसी में। संजीव कपूर जी, वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके वाकई में बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत से आपके परिचय कराता हूं जिन्होंने बहुत क्लोजली रतन टाटा के साथ काम किया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष विजय आनंद, जो 2012 में रतन टाटा से पहली बार मिले थे और फिर तो कई बार उनकी मुलाकातें हुई। शुक्रिया आनंद साहब, वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। रतन टाटा से आपकी मुलाकात कैसे हुई, कब हुई, और उन्हें आप कितना करीब से जानते थे? चैम्बर के माध्यम से जुड़ा था। मैं 2006 में चैम्बर में कोषाध्यक्ष के रूप में सेवा आरंभ किया था, और 2012 में जब मैं मानद महासचिव था और श्री आर.के. अग्रवाल जी चैम्बर के अध्यक्ष थे, तो उस वक्त रतन टाटा जी का चैम्बर आगमन हुआ था 3 मार्च 2012, और वो करीब करीब 110 मिनट तक, 1.25 घंटा तक चैम्बर में रुके थे, और उनके साथ टाटा सन्स के और पदाधिकारीगण आए थे। उन्होंने चैम्बर के सदस्यों को संबोधित किया था। हमारा चैम्बर का 2 हॉल पूरा लबालब भर्ती था। रतन टाटा जी सिर्फ एक उद्योगपति ही नहीं बल्कि कई लोगों के जीवन में विशेष प्रभाव रखते हैं। उनको देखने के लिए, उनको एक झलक पाने के लिए पूरा जमशेदपुर का व्यापारी और उद्यमी समाज चैम्बर भवन में उमड़ा था, जन सैलाब उमड़ा हुआ था, और हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उनका अभिनंदन स्वागत किया था, क्योंकि वो जहां इस शहर को बसाने में टाटा का अहम योगदान है, वहीं टाटा की सोच को आगे बढ़ाने में रतन टाटा जी का भी अहम योगदान रहा है। और उद्योगपति के साथ साथ वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने भारत में ही नहीं विश्व में अपनी एक अमिट छाप बनाई। कहीं ना कहीं उनमें उद्योगपति, एक व्यापारी के अलग बहुत सारे ऐसे गुण थे जो उनको खुशहाल बनाते। और फिर प्रत्येक वर्ष संस्थापक दिवस पे 3 मार्च को वो जब भी जमशेदपुर आते थे तो उनका हम लोगों से मुलाकात होती थी। इस तरीके से उनके साथ ये चैम्बर का और टाटा ग्रुप का कारवां बढ़ता रहा। बहुत ही हम्बल, बहुत ही सादगी की मिसाल रहे रतन टाटा। सादा जीवन उच्च विचार, अगर कहीं मुहावरा बना है तो रतन टाटा जैसी शख्सियतों के लिए बना है। ऐसी कोई बात विजय आनंद जी जो आपको अक्सर याद आती हो उनकी? बहुत सादगी भरा उनका जीवन है। उनके हर एक क्षण से हम लोग प्रभावित हुए। मान लीजिए टाटा ग्रुप के और जो लोग आए थे उन्होंने चैम्बर सदस्यों को संबोधित किया, उन्होंने संबोधित किया। क्योंकि मंच का संचालन मैं कर रहा था और अधिकांश लोग हिंदी में बोल रहे थे, तो मैं ही उनके बगल में ठीक बैठा हुआ था। तो रतन टाटा साहब ने मुझसे कहा कि क्या बोलते हैं, ऑल द प्रोसीडिंग्स आर डन इन बिग हिंदी,
मैंने कहा सर यू कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। मैंने उनसे कहा कि जमशेदपुर में उच्च शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था चाहिए, तो बोले टाटा ग्रुप कैन गिव हैंड होल्डिंग, टाटा ग्रुप कैन हेल्प, बट द कम्युनिटी सेड आल्सो हैव टू कम फॉरवर्ड। और जब हम लोग विजिटर्स बुक में लिखा रहे थे तो उनके साथ एक आए साथी विजिटर्स बुक में अपना रिमार्क्स लिख करके पेन उसी बुक पे छोड़ दिए। रतन टाटा जी ने अपने उन साथी का नाम लेकर के कहा कि ये पेन उनका है, आर.के. अग्रवाल जी का है, जो चैम्बर के अध्यक्ष। कहने का अभी ये बात बताने का अभिप्राय ये है कि इतने बड़े व्यक्ति, इतने उच्च श्रेणी के उद्योगपति, उनका इतनी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना और एक पेन जैसी छोटी चीज को मार्क करके उनको जिनका पेन था उनको लौटवाना, ये ऐसे व्यक्तियों को बड़ा बनाती है। और ये कैसे बड़े बनते हैं ये हम लोगों को दिखता है। बहुत शालीनता के साथ रहना, धीमा बोलना, जो बात बोलना उस पर गहरा बात छिपा रहना, ये सब उनकी विशेषताएं थी। बहुत बहुत शुक्रिया विजय आनंद जी। सादगी और शालीनता अगर कोई सीखने को मिले तो रतन टाटा से सीखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों की तैयारी है। इससे लेकर इन राज्यों की सरकारें सक्रिय भी हो चुकी हैं। किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकती है, चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो आचार संहिता लगने से पहले महाराष्ट्र कैबिनेट ने आज 80 फैसलों का ऐलान किया। इनमें 16 बड़े फैसले हैं। इनमें से एक बड़ा फैसला यह है कि महाराष्ट्र में अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने के लिए एक अध्यादेश को भी मंजूरी दे दी। राज्य सरकार को उम्मीद होगी कि इस फैसले से अनुसूचित जाति के लोग उनके साथ आएंगे। इसके अलावा डीएड और बीएड शिक्षकों का वेतन बढ़ाने का फैसला किया गया। डीएड शिक्षकों का वेतन 6,000 से बढ़ाकर 16,000 रुपये कर दिया गया है। बीएससी बीएड शिक्षकों का वेतन 8,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है। मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन बढ़ाने का भी फैसला इनमें शामिल है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा फैसला है ओबीसी समुदाय से जुड़ा हुआ। महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय की आबादी कुल आबादी का करीब 34% है। ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर की आय सीमा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने से ओबीसी में शामिल कई परिवारों को अब सीधा फायदा पहुंचेगा। ओबीसी के तहत नौकरी और एडमिशन में रिजर्वेशन पाने के लिए परिवार की आय का सर्टिफिकेट भी देना होता है। परिवार की आय अभी तक 8 लाख रुपए सालाना होनी चाहिए थी, जिसे अब सरकार ने बढ़ाकर लगभग 2 गुना यानी 15 लाख रुपए सालाना कर दिया है। इसी मुद्दे पर बात करते हैं प्रोफेसर बद्री नारायण जी से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं, सामाजिक इतिहासकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बद्री जी हमसे जुड़ने के लिए। इस फैसले से क्योंकि आप सोशियो पॉलिटिको कमेंट्स करते रहते हैं, आर्टिकल्स कॉलम्स आपके आते रहते हैं, आप कैसे समझा सकते हैं ये फैसला कितना इम्पोर्टेंट है और इसका कितना सियासी फायदा मिल सकता है? देखिए सुमित जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जो बीजेपी जो वहाँ की जो सरकार है, सिंध सरकार में ली है, और इसका असर आगे के चुनाव में महत्वपूर्ण ढंग से पड़ेगा। न केवल महाराष्ट्र में, ये मैसेज अदर पार्ट ऑफ इंडिया में भी जाएगा। इससे जो एक बड़ा फायदा ये होगा कि जो ओबीसी में एक पूरा वर्ग विकसित हुआ है, जो ओपिनियन मेकर क्लास है, जिसके पास वाणी है, भाषा है, जो पढ़ लिख के शिक्षित हो चुका है, वो 8 लाख के कारण नॉन क्रीमी में जाने के खतरों से जूझता रहता था। अब उसको लगता है कि उसको एक और फ्लाइट मिली है और 15 लाख तक वो इस सुविधा का उपयोग कर सकता है। तो वो खुश होगा, और वो खुश होगा तो वो ओपिनियन को नीचे तक ले जाएगा। और जो नीचे के समुदाय हैं, क्योंकि वो उनमें अभी वो कैपेसिटी नहीं है कि वो कम्पीट करने के लिए कहें कि नहीं 15 लाख नहीं होनी चाहिए, 10 ही लाख होना चाहिए था, 8 ही लाख होना चाहिए था। अब वो अभी कहते ठीक है चलता रहे, हम भी कल उनको तक पहुंचा है, आज परसों हमारी तक पहुंचेगा, तो धीरे धीरे वो उसका फायदा उनको मिलेगा।
तो ये एक तरह से ओबीसी पॉलिटिक्स को जी गहरे रूप से प्रभावित करेगा, न केवल महाराष्ट्र में तो करेगा ही, क्योंकि महाराष्ट्र में जैसा आपने बताया कि 34% है जी और अब आबादी उनकी, और पूरे देश में भी आपको पता होगा हर राज्य में ओबीसी की एक बड़ी संख्या है। तो ये एक चीज़ और समझना चाहूँगा मैं आपसे बद्री जी। अब ये 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया, ये जो आय की सीमा थी, तो दायरा बढ़ गया। दायरा बढ़ने से जो इस सीमा में आने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये खर्चा सरकारी खजाने पर पड़ेगा। देखिए सुनील जी, सरकारी खजाने पर तो पड़ेगा ही, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सामाजिक कल्याण की पॉलिसीज हैं और इन पॉलिसीज को एक सोशल वेलफेयर से जोड़ के दिया जाता है। तो अल्टीमेटली इसका जो बोझ है वो सरकार को उठाना है, क्योंकि आप उसको सोशल वेलफेयर से जोड़ रहे हैं। जी तो देखिए इंडिया में बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है न्यू लिबरल पॉलिसीज विद सोशल सपोर्ट, यानी पूरी तरह से मार्केट, पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन को हमने नहीं छोड़ दिया है, सोशल सपोर्ट के साथ जोड़ के किया है, तो ये उसका फायदा होगा। एक और जो इंटरेस्टिंग इसमें जो आज आपने बातें बताई, उसमें जो अनुसूचित जाति के लिए जो आयोग को जो मान्यता दी है, कॉन्स्टिट्यूशन मान्यता, उसका भी महाराष्ट्र की राजनीति में सुनील जी बहुत गहरा असर होगा। और जो वहाँ के दलित और मार्जिनल कम्युनिटीज हैं वो अपनी लड़ाई को इससे मजबूत बना सकेंगे और उसका बीजेपी को एक विश्वास हासिल होगा। तो बीजेपी का ये जो ओबीसी दलित प्रोजेक्ट है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और वो तरह तरह के, क्योंकि वो दूध का जला माठा फूंक करके पीता है, यानी पिछले बार दूध का जल चुका है, पिछले बार जो प्रदेश वगैरह में हुआ है, तो अब वो कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहते और इस तरह की पॉलिसीज लाना चाहते हैं जो कि उनको और अधिक से अधिक इन समूहों के साथ जोड़े और इन समूहों। बद्री जी, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। तो बीजेपी एक बार फिर नॉन मराठा पॉलिटिक्स को हवा देती हुई महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। जैसा कि हरियाणा में हुआ, बहुलता थी जाटों की, पर बीजेपी ने नॉन जाट पॉलिटिक्स की, फ़ायदा मिला। अभी खत्म हुए चुनाव में अब वही चीज़, वही फॉर्मूला महाराष्ट्र में अपनाने की कोशिश कर रही है। क्या फैसला होगा तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट के आते हैं। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। और अब एक झकझोर देने वाली खबर। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से बच्चों के साथ हैवानियत की एक घटना सामने आई है। गेहूं चोरी पर हमारे समाज में बच्चों को ऐसी सजा दी गई जो किसी को भी शर्मसार कर दे। चोरी का आरोप लगाकर 3 छोटे बच्चों के मुंह पर कालिख पोती गई, उनके सर मुंडवा दिए गए और उस पर चोर लिखकर गांव भर में घुमाया गया। पुलिस ने इस मामले के आरोपियों को पकड़कर अब जेल भेज दिया है, लेकिन बच्चों के जहन में इस सजा का घाव कैसे भर पाएगा। बहराइच जिले का ये वही मुर्गा फार्म है जहां 3 बच्चों के साथ बदसलूकी की गई। आरोप लगाया गया कि बच्चों ने 5 किलो गेहूं चुराने की कोशिश की, लेकिन इसकी न कोई पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और न थाने में गए, बल्कि कानून अपने हाथ में लेकर तीनों बच्चों के मुंह पर कालिख पोती, उनका आधा सर मुंडवाया और चोर लिखकर पूरे गांव में घुमाया गया। मेरे साथ एक बार झूठा इल्जाम लगाते थे सर, गरसा के बारे में। हमने गरसा जानता भी नहीं था। ये घटना बहराइच के नानपारा कोतवाली क्षेत्र में हुई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनमें मुर्गा फार्म का मालिक और उसके 2 दोस्त शामिल हैं। हम नानपारा के निवासी रजत राम द्वारा एक एफआईआर पंजीकृत कराई गई, जिसमें SC/ST एक्ट और 109 BNS धारा के अंतर्गत इसमें 3 आरोपियों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। मासूम बच्चों के साथ ऐसा अमानवीय बर्ताव करने के लिए अपराधियों को मौका रहते पकड़ तो लिया गया, लेकिन इस तरह की घटनाएं हमारे पूरे समाज और उसकी सोच पर सवाल उठाती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि जमाना बदलने के बाद भी हमारी मानसिकता क्यों नहीं बदली है। बहराइच से सलीम सिद्दीकी के साथ रणवीर सिंह की रिपोर्ट।
आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।